ज्योतिषी के अनुसार 2025 कैसा होने वाला है? अब इसके बहुत अलग अलग लेवल पर आंसर हैं। अगर हम देखें पूरी पृथ्वी के लिए, धरती के लिए, संसार के लिए कैसा रहेगा, तो हम कहेंगे कि बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। बहुत कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं और बहुत शुभ के लिए होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होंगे चेंजेस। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से देश आपस में लड़ रहे हैं किसी न किसी रीज़न से, या कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है, कोई भूकंप आ गया या लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत बढ़ने वाली हैं, ये घटेंगी तो नहीं, शांत तो नहीं है। लेकिन इसमें अच्छा क्या है, अगर हम अब आ जाएं इंडिविजुअल लेवल पर कि इंसानों के लिए कैसा है या एज अ ह्यूमन हमारे लिए कैसा है, तो हम देखें जो व्यक्ति अभी तक मेहनत करते आ रहे थे उनको राइज करने का बहुत मौका मिलेगा, और जो लोग ऐसे थे कि दूसरों को मैनिपुलेट करके या उनकी चीज़ों से खुद का फ़ायदा ले रहे हैं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिया, ऐसे लोगों के लिए समय अच्छा नहीं होगा। तो जितनी भी विपदाएं आपदाएं हैं वो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया। जिन्होंने अच्छा किया उनको ऊपर आने का मौका मिलेगा। बचपन में मैंने बहुत सुना था कि 2000 में सब भूचाल आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। सो ऐसी बहुत सी बातें कही गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो 2000 को लेकर इतना हाइप हुआ था वो एस्ट्रोलॉजी से नहीं आया था, वो आया था माया कैलेंडर से। माया कैलेंडर जो है वो बहुत पुराना एंशिएंट कोई कैलेंडर निकला और उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन थी, और वो कैलकुलेशन करते करते साल 2000 पे जाके ख़त्म हो गया। अब इन्होंने सोचा क्योंकि इसके आगे कैलेंडर नहीं है तो शायद ये एंड ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है या कुछ होगा, लेकिन वो कैलेंडर वैसे ही है। अगर मैं कहूँ आपकी घड़ी में 12 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 12 पे ही ख़त्म होगा, और मैं कहता हूँ 12 पे तो घड़ी ख़त्म हो गई, लेकिन ये तो नया साइकिल आएगा। तो अगर किसी ने एंशिएंट टाइम की घड़ी देखी और वो समझ नहीं पाए कैलकुलेशन या ख़त्म होकर रिपीट होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया और ये ज़्यादा सोशल मीडिया में आ गया कि ऐसा कुछ होगा, साल 2000 पे एंड हो। ऐसा था नहीं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में तो कभी ऐसा नहीं कहा गया। हमें तो मालूम था कि आने वाला टाइम भी अगले 1000 साल भारत के बहुत अच्छे हैं। तो स्वर्णिम युग है भारत के लिए 1000 साल। अगर आप भारत का पिछला 1000 साल देखें तो हमने अच्छा समय नहीं देखा। पिछले 1000 साल में भारत ने अपनी बहुत सारी वेल्थ खोई अलग अलग रीज़न से, और बहुत कुछ होते होते हमने ऐसा कष्ट वाला समय देखा है कि हम ये सोचते हैं कि जो एंशिएंट टाइम में हम थे पुराने युगों में वैसा समय तो नहीं था। तो वो 1000 साल का टाइम था, वो निकल गया है। अब भारत का राइज करने का टाइम आया। तो चाहे दुनिया में कितना ही कष्ट आए, कितनी ही उथल पुथल हो, हम यहाँ पर इस समय अगर आप भारत में हैं तो आप सबसे अच्छी जगह पर हैं। संगम महाकुंभ में आप कभी गए हैं? नहीं। सो महाकुंभ चूँकि मेरी धरती प्रयागराज से संबंधित है, तो जब मैं बचपन में जाता था वहाँ पे तो ढेर सारे बाबा और सब मिलते थे, बेटा तेरा ग्रह भारी है। तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं या सच में कुछ ऐसा भारी होता है? कहना मुश्किल है। दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। शायद कोई यूं ही भी कह दे, कोई मिमिक कर दे। जैसे हम कहते हैं ना कि जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि देखो ये देखकर हम आपके बता रहे हैं, सेम चीज़ मुझे कोई मिमिक करके कह दे कि देखो मुझे भी एस्ट्रोलॉजी आती है, और बिना देखे बोल दे आपका सैटर्न ठीक नहीं है, राहु ठीक नहीं है। ये हो सकता है। तो आपके लिए भेद करना मुश्किल हो जाएगा। इसको नॉलेज है तो ये कह रहा है, ये यूं ही कह दिया, ये पता करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ग्रह भारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हर किसी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा तो नहीं लाते हम। 10 में से 9 चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कोई एक चीज़ हो सकती है जो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत हो। तो अब अपना अपना कहने का तरीका है। अगर किसी ने कह दिया ग्रह भारी है तो ये बहुत डरा देने वाला लगता है कि पता नहीं मेरा ग्रह भारी क्या ही कर देगा। पर अगर हम इसकी समझ बना लें कि ये भारी है तो क्या कर देगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या, तो आप सहज हो जाते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पंडित जी मिलते हैं और कहते हैं कि 10 रुपया दे दे, तेरा ग्रह दशा सही हो जाएगा। सो वहाँ पे हम क्या करें? मतलब वो एक इट्स अ ट्रैप या क्या है? दोनों ही बातें हो भी 10 रुपये में हमारा ग्रह दशा कैसे सही हो जाएगा? हो सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत से साधु सन्यासी इस देश में हैं जो जिन्हें अपना किसी काम करने के लिए केवल 10 रुपये चाहिए, लेकिन वो अपनी योग शक्ति से आपको ब्लेस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है।
लेकिन आज के समय में पता करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर वो साधु अपनी शक्ति से 10 रुपए में ग्रह दशा सही कर सकते हैं तो खुद के लिए 10 लाख या 10 करोड़ क्यों नहीं बना लेते? बना सकते हैं, लेकिन वो तो आपका एक्सचेंज पूरा करना चाहता है। मान लो आपका कोई लाखों का नुकसान होना था, उन्होंने देख लिया कि अरे इसका नुकसान होना नहीं चाहिए, तो मुझे 10 रुपये दे दो, तुम्हारा एक्सचेंज पूरा हुआ और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये एक्सचेंज पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं वो कर नहीं सकते। आदि शंकराचार्य जी ने जब कनक धारा स्तोत्र लिखा तो वो कहते हैं सोने की बारिश करवा दी। तो बारिश करवाने का मतलब इतना सोना धन इकट्ठा कर दिया अपने एक मंत्र शक्ति से। वो कर सकते हैं, वो करते नहीं हैं क्योंकि ये उनका उद्देश्य नहीं है। इससे करेंगे क्या? अगर एक सन्यासी पैसा क्या, वो तो धरती में से सोना निकाल दे, वो तो इतने ज्ञानी है, असल सन्यासी हैं। तो हाँ, वो तो ये जानते होंगे कि इस धरती में कहाँ सोना है और प्रभु कृपा से मिल जाए उन्हें, पर वो करना नहीं चाहते। वैसा जन कल्याण के लिए ऐसा किया जाता है, लाओ तुम मुझे कुछ भिक्षा दे दो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूँ। ये तुम्हारे कल्याण के लिए है, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत से साधु सन्यासी हैं जिनको ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी कंदराओं में हिमालय में बैठे रहेंगे तो जन कल्याण कैसे होगा। इसलिए आपको नीचे उतरना चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि इसका कल्याण करना तो कर दें आप, नहीं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर जो सच्चे साधु सन्यासी हैं उनकी डांट भी अगर पड़ गई ना आपको, तो आपके कर्म कट गए, क्योंकि वो अपनी शक्ति डांटने में भी नहीं लगाएंगे। कुंभ में तो आपको एक से एक ऐसे सन्यासी मिलेंगे जो कभी नज़र उठा के भी ना देखें कौन है, उन्हें क्या लेना आपसे, उन्होंने इतनी साधना अपने लिए की है, उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो इस भाव से, करुणा के भाव से, चलो इनका भी कल्याण कर देते। राहु और केतु कौन है? राहु और केतु कौन है? साइंटिफिकली अगर हम देखें तो सन और मून की मूवमेंट से दो ऐसे स्पॉट बनते हैं जहाँ पर एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है, ब्लैंक डार्क स्पॉट कहना चाहिए हमें से। और वो जो स्पॉट्स हैं एक्चुअल में वो कोई बॉडी नहीं है, ऐसी जगह राहु केतु कहाँ है स्काई में, वो दिखेगा नहीं। लेकिन दो एनर्जी जहाँ पर कट करती हैं, वहाँ पर जो एनर्जी का ड्रॉप आ रहा है उसका इन्फ्लुएंस जब हम पे पड़ता है तो हम कहते हैं राहु केतु का आप पे प्रभाव है। और वो किस किस चीज़ को प्रभावित करते हैं, ये हज़ारों साल के ज्योतिष के अनुसंधान से पता चलता है कि जिस जिस पे प्रभाव देखा गया उन सब चीज़ों को नोट डाउन करके लिखा गया कि राहु का प्रभाव ऐसा होगा, केतु का ऐसा होगा। तो क्या इनका प्रभाव है? हाँ, पर क्या ये स्पेस में कोई बॉडी की तरह दिखते? नहीं, लेकिन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आजकल हम बात कर रहे हैं सन की तरफ से ना बहुत सन फ्लेयर आ रही हैं, बहुत ऐसी रेडिएशंस आ रही हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब सन फ्लेयर दिखती कैसे हैं? दिखती तो नहीं है, प्रभाव तो पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ जून की गर्मी में लू लग गई या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कुछ स्किन को डैमेज हो गया, दिख तो नहीं रही, दिख तो सन ही रहा है। तो ये तो अंधविश्वास है, ऐसे थोड़ी होता है सन के होने से तुम्हारी स्किन खराब होगी, लेकिन हो रही है ना, रेडिएशंस हैं। इसी तरीके से जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं पहले ही से कि आप बाहर चले जाओ या फिर वो जैकेट पहन लो। यस, तो जैसे हम रेडिएशंस को समझते हैं या हम कहते हैं लाइट ईयर अहेड, इतनी दूर लाइट ईयर से कोई स्पेस से लाइट ट्रैवल करके आई, तो वो सब चीज़ें जैसे रेडिएशन की फॉर्म में समझते हैं, ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे हर एक चीज़ वाइब्रेशन है और वो एक दूसरे को इम्पैक्ट डालती है। थैंक गॉड कि आज क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, तो हम ये चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझा पाएंगे। जब क्वांटम फिजिक्स की बात नहीं होती थी, क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जो चीज़ दिख नहीं रही उसको मान कैसे लें, जिस चीज़ को मेजर करने की डिवाइसेस नहीं उसको मान कैसे लें। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जिस चीज़ के डिवाइसेस नहीं है वो इसलिए नहीं क्योंकि क्वांटम लेवल को आप फिजिकल डिवाइसेस से मेजर नहीं कर सकते, उनके प्रभाव देखे जाते हैं। उनके लिए मशीन अभी बनी नहीं है, धीरे धीरे बना रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर भी आ रहा है, क्यूबिट को हमने प्रोसेस करना शुरू किया है, धीरे धीरे आपको फिजिकल एविडेंस भी दे देंगे। लेकिन हम जितनी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्स में एनर्जी चलती हैं, वो सब चलती ही क्वांटम लेवल पर है। क्लासिकल फिजिक्स से समझोगे कैसे आप? अगर कोई कहे कि धरती जो है किस एनर्जी की वजह से सूर्य की परिक्रमा कर रही है, कहाँ कोई धागा बंधा है? सूर्य कैसे घुमा रहा है? सूर्य ने 9 प्लैनेट कैसे घुमा रखे हैं? तो आप कहते हैं हाँ मैग्नेटिक फोर्स है। तो फोर्स को जब समझ लिया तो आंसर आ गया, नहीं तो वो पता नहीं, वही जादू ही हो रहा है। हवा में आप पता नहीं कैसे, मतलब धरती कहीं गिर भी नहीं रही आकाश में, नीचे भी नहीं जा रही, ऊपर भी नहीं रही, एक ही जगह पर कैसे घूम रही है। तो
क्वांटम फिजिक्स हर चीज़ को एक्सप्लेन करती जाती है, वहाँ से आपको जवाब मिलता है। साढ़े साथी क्या होता है? साढ़े साथी होता है जब शनि का ट्रांजिट आता है। शनि जब इन राशियों पे से गोचर करता है, जिस राशि में आपके जन्म के समय चंद्रमा थे उससे एक राशि पहले जब शनि एंटर करेंगे, सपोज करो आपकी राशि नंबर 3 में चंद्रमा है, तो जब जब शनि ग्रह राशि नंबर 2 टॉरस में जब एंटर करेंगे, आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? शनि को एक राशि में 2.5 साल लगते हैं क्रॉस करने के लिए। ओके। तो चंद्रमा आपका राशि नंबर 3 में है, लेकिन अभी राशि नंबर 2 में एंटर करते ही वो प्रभाव देने लगते हैं। तो पहले 2.5 साल तो इस बात के कि राशि नंबर 2 में है, फिर 2.5 साल इस बात के कि जहाँ आपका चंद्रमा था राशि नंबर 3, और उसके आगे की जो राशि है राशि नंबर 4, उसमें भी 2.5 साल लगेंगे। तो 2.5 + 2.5 + 2.5 ये 7.5 साल बनता है। तो साढ़े साथी आपकी तब आती है जब शनि आपके चंद्रमा के आसपास से गुजरेगा, तो उन्हें 7.5 साल लगेंगे। सो सबका राशि अलग अलग होता है नाम के हिसाब से, या फिर कुछ और रीज़न है? सबकी जो राशियां हैं वो जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था उससे डिसाइड होता है। आपका नाम उस साउंड पर रखा गया कि नहीं रखा गया वो अलग बात है। तो नाम राशि बहुत बार काम नहीं भी करती, लेकिन फिर भी हम नाम राशि को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि सारा दिन आप उसी वाइब्रेशन में जी रहे हैं। अगर आपका नाम राम रख दिया जाए और आपको हर कोई राम कह के पुकार रहा है, तो राम शब्द आपके जीवन में कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, कि बार बार आप सेम वाइब्रेशन में जी रहे हैं। तो बेशक आपका नक्षत्र से र नहीं निकला था, पर वो काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ अपने जन्म नक्षत्र को देखिए। जिस भी नक्षत्र में आपका चंद्रमा है, आपके जीवन का 80% प्रेडिक्शन सिर्फ उसी चीज़ से हो जाता है। तो खुद की कभी कुंडली देखी है? हाँ बिल्कुल देखिए। कभी ऐसा लगा कि यार बात सही है? हमेशा। कुंडली में अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ दोष है राशि में या किसी भी आपके घर में, उसको सही किया जा सकता है? सही है, हम प्रयास कर सकते हैं। तो एक बात और, जब ये सब बात हो रही है तो हाथ किसी को दिखाना चाहिए? हाथ तभी दिखाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आपको। बिना बात के हर किसी के आगे हाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मन की जो शक्ति है, जो आप मन में सोच रहे हैं, आप देखेंगे ब्रेन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी सबसे ज़्यादा वायरिंग है, वो हैंड्स तक है। यहाँ आपने सोचा, वहाँ आपका हाथ एक्शन में आता है। मान लो आपकी तरफ कोई चीज़ उछल के आ रही हो, एकदम से आपका हाथ आगे आएगा, तो पहले आपने सोचा और एक्शन हाथ में लिया। और अगर हम मेडिकल साइंस में भी देखें, ब्रेन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड नर्व्स हैंड्स तक जाती हैं। जैसे जैसे आपके विचार बदलते हैं, वैसे वैसे हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं। ये रेखाएं बदलती रही हमेशा? जो छोटी छोटी रेखाएं, जो बड़ी रेखाएं उनको बदलने में समय लगेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी में हो, बहुत सारा थॉट्स में, ओवर थिंकिंग में हो, आप देखेंगे उसके हाथ में छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं होंगी, मतलब उसके थॉट बहुत ज़्यादा। और अगर किसी के हाथ में सिर्फ क्लियर कट 3 मेन लाइंस हैं और कुछ नहीं है, इसका मतलब बहुत सॉर्टेड है। तो रेखाओं से क्या ये भी पता चलता है कि किसी की 2 शादियाँ होंगी? यस। जितना हम कुंडली से देख पाते हैं, पामिस्ट्री अपने आप में उतनी ही बड़ी विद्या है। सिर्फ हाथ देखकर ही सब कुछ बताया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ पामिस्ट तो ऐसे हैं जो हाथ देखकर कुंडली बना देते हैं।